तो इस कर्व के बाद दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस रिप्रोडक्शन नंबर को। क्या होता है रिप्रोडक्शन नंबर? बेसिकली ये वो एक्सपेक्टेड नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो कितने नए केसेस को कॉज कर सकता है। तो इसमें 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि फॉर गॉड सेक आई एम नॉट टेलिंग दिस, बट मान लीजिए कि आप में से किसी को कोरोना वायरस है। अब आप कितने लोगों को इन्फेक्शन कर सकते हैं या उस वायरस को कितने लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन नंबर वो चीज आपको शोकेस करता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर नॉट से, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। तो आर नॉट की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी, इसका मतलब ये है कि ईच एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन कॉजेस लेस देन 1 न्यू इन्फेक्शन। मतलब कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप एक से कम लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इवेंचुअली ये डिजीज खत्म होने वाली है। वहीं अगर आर नॉट 1 के बराबर है, इसका मतलब हर एक एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन एक नए न्यू इन्फेक्शन को लीड कर रहा है। ठीक है, एंड इट विल नॉट लीड टू एन आउटब्रेक और एन एपिडेमिक। तो ये एक बहुत बड़ा आउटब्रेक और एपिडेमिक में कन्वर्ट नहीं होगा। मगर अगर आपका रिप्रोडक्शन नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एक एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन एक या एक से ज्यादा नए इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, तो देयर मे बी एक आउटब्रेक हो सकता है या एक एपिडेमिक हो सकता है। और ओकेजनली इन पेंडेमिक में, इस एपिडेमिक में एक व्यक्ति जो रहता है वो ट्रांसमिट करता है टू 10 और 1100 ऑफ अदर केसेस। तो इस चीज को बोला जाता है सुपर स्प्रेडिंग। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन नंबर के बारे में आपसे बिल्कुल बात पूछी जा सकती है, क्वेश्चन आप इसको कन्फ्रंट कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो फाइनली दोस्तों 2 फंडामेंटल स्ट्रेटेजीज हमारे सामने आती हैं ऐसे एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। इसमें सबसे पहला है मिटिगेशन। अब ये मिटिगेशन क्या है? इसमें इस रिप्रोडक्शन नंबर को, या मैं बोलूं इस एपिडेमिक स्प्रेड को कम करने की कोशिश की जाती है, जो कि एग्जैक्टली हमने करने की कोशिश करी लॉकडाउन के थ्रू। और दूसरा है सप्रेशन, जहां पे इस एपिडेमिक की ग्रोथ को या फिर आर नॉट को 1 के नीचे ले जाने की कोशिश की जाती है। जो कैसे कि हमने, जैसे जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से डिटेक्ट कर लेना, प्रॉपर कंटेमिनेशन या फिर आइसोलेशन में रखना, इस तरीके से। और इसी के साथ साथ हमने कुछ नॉन हेल्थ केयर फैसिलिटीज का यूज करके, जैसे कि मास्क का यूज करवाना, राइट, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, इससे भी अपना कर्व कम करने की कोशिश करी। और फिर इसके स्टार्टिंग में अगर हम केस फैटेलिटी रेट की बात करें तो इट वाज एज हाई एज 12%, जो कि सबसे ज्यादा पाई गई थी इटली में। वहीं अगर वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो वर्ल्ड एवरेज में भी ये 6% पाई गई थी। बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है और ये शोकेस किया गया है कि कोविड-19 एक हायर रेंज ऑफ आर नॉट या रिप्रोडक्शन नंबर में आता है देन मेनी रिसेंट वायरसेस। इसका मतलब ये कॉन्टेजियन की जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति इस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ इस वायरस से इन्फेक्ट कर सकता है। और यही चीज यहां पे आपको ग्राफ के थ्रू देखी भी जा सकती है। जैसे यहाँ केस फर्टिलिटी रेट एज ऑन 31 मार्च 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इटली का सबसे ज्यादा है, आपको नियर अबाउट दिख रहा होगा 11.7%, और इस तरीके से डिक्रीजिंग रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप बांग्लादेश, हमारे नेबरिंग स्टेट का भी एग्जांपल देख सकते हो, और इंडिया का जो केस फर्टिलिटी रेट था वो 2.5% था सिर्फ। फिर अगर बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको ये दिखाने की बात मतलब बताई गई है कि जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है वो कोविड-19 का 5.7 तक गया हुआ है। क्लियर हो रही है बात? वहीं आप इसके नीचे देखोगे तो देखने को मिलेगा कि सबका आपको इससे बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। फिर इसी तर्ज पे हमको बहुत सारे ग्राफ्स के थ्रू, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, इनके थ्रू हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स के बिहाफ पे इसका कोरिलेशन सेट करता है। जैसे आप ये देख पाओगे कि टोटल कंफर्म केसेस और पॉपुलेशन का अगर हम ग्राफ बताएं तो इसका कैसा कोरिलेशन आ रहा है। अगर हम टोटल कंफर्म केसेस और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे कंफर्म केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। टोटल डेथ्स और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो लॉग देखने को मिलेगा वो यही शोकेस कर रहा है कि जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे डेथ ज्यादा हो रही है, राइट। तो ये लॉग्स जितने भी आपको डिजाइन करके बताए गए हैं ये सारे यही शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन कम्स द लर्निंग। और लर्निंग कहां से लेंगे हम? स्पेनिश फ्लू से।
अब क्वेश्चन माइट बी पॉसिबल आपसे ये हिट कर सकता है कि स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक जो है वो कब हिट हुआ था, तो इसका जवाब क्या होगा, 1918-19 में। ये भी एक डेडलीस्ट पेंडेमिक था वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसका वर्ल्ड वाइड मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, राइट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पेनिश फ्लू में कितने लोग जो है वो इन्फेक्ट हुए थे, तो उसका आंसर होगा 500 मिलियन, डेट इज अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एंड दिस पेंडेमिक किल्ड एनीवेयर बिटवीन 50 to 100 मिलियन पीपल, कैन यू इमेजिन। तो ये शोकेस क्या कर रहा है कि स्पेनिश फ्लू बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस था, और साथ ही इट वॉज ऑल्सो अनयूजुअली लीथल फॉर यंग प्राइम एज एडल्ट स्पेशली मैन। तो इसमें भी हमको 3 वेव्स देखने को मिली थी, जो शुरू हुई थी 1918 में, सेकेंड वेव आती है 1918 में, वॉज द लार्जेस्ट बाय फार इन टर्म्स ऑफ टोटल इन्फेक्शंस एंड डेथ, और थर्ड वेव आती है इसमें स्प्रिंग में 1919 में, बिल्कुल कोविड पेंडेमिक जैसा आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है। इंडिया में हालांकि वेव्स नहीं आई, मगर जैसा हम जानते हैं ब्रिटेन, यूके, इटली, इन सब में हमको सेकंड थर्ड वेव देखने को मिली। ये जो पेंडेमिक है ये शुरुआत हुई थी इसकी वर्ल्ड वॉर 1 से, और इस वायरस को ऐसा माना जाता है कि इट हैज बीन इंट्रोड्यूस स्प्रेड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स बाय सोल्जर्स, जो कि वॉर से वापस रिटर्न हो रहे थे यूरोप से। लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया गया था 1918 में। तो यही जो स्पेनिश फ्लू की पॉलिसीज थी, ये हमको कोविड-19 के स्प्रेड रोकने में हेल्पफुल हुई, क्योंकि हमने पास्ट से सीखा इस स्पेनिश फ्लू से, और इसकी पॉलिसीज को यहाँ पे हमने आज के लिए इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। जैसे स्कूल, थिएटर्स, चर्चेस को क्लोज रखना, पब्लिक गैदरिंग्स मना कर देना, फ्यूनरल को बैन कर देना, बिजनेस आवर्स को रेस्ट्रिक्ट कर देना, हेल्दी इंटरवेंशन जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हैंड वॉशिंग है, हाउ इट बिगैन एज अ मेडिकल एक्सपेरिमेंट एंड इट बिकम क्वाइट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे सामने बात की गई है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम स्वच्छ भारत मिशन के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें जान लें। तो ये मिशन जो है दोस्तों, इट सीक्स टू एलिमिनेट ओपन डेफेकेशन, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं बेसिकली। इसके थ्रू हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करना चाहते हैं, और साथ ही साथ मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और साथ ही हम बिहेवियरल चेंज भी देखना चाहते हैं अपने लोगों में। और इसी के तहत, क्योंकि हमने ये सारी बिहेवियरल चेंजेस हमारे लोगों में इनकलकेट करवाए, और यही एक कारण बना कि हम जो प्रॉपर सैनिटेशन था, या मैं बोलूं जो जनरल अवेयरनेस थी, वो हमारे लोगों में ऑलरेडी करवा पाए थे। तो एक स्वच्छ भारत मिशन ने हमको इस कोविड पेंडेमिक से निपटने में बहुत ज़्यादा मदद दी। इसके बाद क्योंकि हम स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए कि किन स्टेट्स में मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज काम करती हैं, जिसमें आप देख पाओगे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राइट। छत्तीसगढ़ स्कोर्ड हाईएस्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण असेसमेंट अमंग द 12 स्टेट्स जिनके पास मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि इंदौर सिटी जो है वो 4th टाइम स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप रैंक में आई है, राइट। इसी के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओपन डेफेकेशन फ्री को नहीं भूला जा सकता। ये भी क्वेश्चन हिट कर सकता है आपको प्रीलिम्स में कि ओपन डेफेकेशन प्लस और ओपन डेफेकेशन प्लस प्लस क्या होता है, क्योंकि ओपन डेफेकेशन फ्री तो आप सब जानते हो, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो ODF प्लस जो होता है दोस्तों, ये बेसिकली फोकस करता है ऑन टॉयलेट्स विथ वाटर, राइट, जहां पे मेंटेनेंस और हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन की जाती है, तो उनको ODF प्लस का स्टेटस मिल जाता है। ODF प्लस का स्टेटस जिसके पास होता है, वो ODF प्लस प्लस के लिए फाइट कर सकता है, जहां पे अगेन टॉयलेट्स और उससे निकले हुए स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट पे काम किया जाता है। इसी के साथ एक वाटर प्लस का भी गोल है, जो कि अगस्त 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। वाटर प्लस एम ये करता है यहाँ पे इट इज टू सस्टेन टॉयलेट्स बाय ट्रीटिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर, जो हम लोग टॉयलेट में पानी बहा देते हैं उसको वापस रीयूज कर लेना। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का वाटर कंजर्वेशन पे फोकस बताता है। इसको इस रीयूज फैसिलिटी को इनिशिएट किया गया था बाय द जल शक्ति अभियान, और इसको यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 से, विच इज ऑन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इससे भी जोड़ के आप लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे 3 चीजें समझी क्या, एक तो ओपन डेफेकेशन फ्री प्लस साइन क्या होता है, जिसमें आपने देखा कि टॉयलेट फैसिलिटीज, सेफ कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ फेशियल स्लज एंड सीवेज का काम किया जाता है। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस में कुछ सेप्टेज मैनेजमेंट जब करने लग जाओ आप, तो उसको ODF प्लस प्लस का टैग मिल जाता है, ODF प्लस से बढ़ के। आपने ये चीज देखी।
इसी के साथ हम लोग अगर आगे ग्राफ्स में देखें तो यहाँ पे हमको बताया है कि अर्ली और इंटेंस लॉकडाउन जो होते हैं वो कैसे मॉर्टेलिटी या मरने के दर को कम कर सकते हैं, और ये हमने स्पेनिश फ्लू के टाइम देखा था, और इसी पॉलिसीज को इस कारण से हमने कोविड पेंडेमिक के टाइम पे यूज करा। फिर यहाँ पे एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आता है, और वो ये है, स्टडी में ये पाया जाता है कि वो सिटीज जिन्होंने लॉकडाउन्स को इंप्लीमेंट करा था फॉर लॉन्गर टाइम, वो अपर लेफ्ट रीजन में आते हैं। इसका मतलब वहां पे मृत्यु दर कम हुई और उनकी ग्रोथ रेट ज्यादा हुई। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक एक डिबेट चल रही है अबाउट द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन, कि लॉकडाउन लगाने के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी तक हमने नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे तो चर्चा कर ली कि हमारे यहाँ पे पूरी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो कम हो गई। मगर इस लॉकडाउन की वजह से जो लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, इसका एक बेनिफिट भी हुआ। वो क्या था कि अगर हम टाइमली लॉकडाउन नहीं लगाते, क्लियर हो रही बात, तो जो हमारा पीक आया है वो और लेट होता, या मैं यूं कह लूं कि हमारा जो हेल्थ केयर सर्विसेज थी या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आता है उस पर बर्डन कम कर पाए हम लोग। क्लियर हो रही बात? हम लोगों ने ओवरऑल और पीक अटैक रेट जो है उसको कम कर दिया, हमने क्यूमुलेटिव डेथ्स को कम कर दिया, और साथ ही साथ हमने खुद के लिए वैल्यूएबल टाइम ले लिया ताकि हम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए पेंडेमिक स्ट्रेन वैक्सीन को या एंटीवायरल मेडिकेशन को। तो ये सारे बेनिफिट्स थे। इस कारण से जिस दिन हमने लॉकडाउन खोला अपनी पूरी तैयारी के साथ में, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे निकल गए। तो ये चीज यही शोकेस कर रही है कि जिन सिटीज ने शॉर्टर लॉकडाउन पीरियड रखे, दे आर क्लस्टर्ड इन द लोअर राइट रीजन, मतलब वहां पे मृत्यु दर ज्यादा हुई, हाई मॉर्टेलिटी, और उनकी बाद में ग्रोथ भी स्लो हुई। तो ये एक शोकेस कर रहा है पॉजिटिव साइन हमारे लॉकडाउन का, जिसको आप यहाँ पे ग्रोथ में भी देख सकते हो। ये लेफ्ट साइड, अपर लेफ्ट साइड, लो मॉर्टेलिटी हाई ग्रोथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो हाई मॉर्टेलिटी एंड लो ग्रोथ, जिन्होंने कम समय के लिए यहाँ पे लॉकडाउन लगाया। फिर अगर हम लोग इफेक्टिवनेस की बात करें लॉकडाउन्स की इन इनेबलिंग फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी, जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू दोज कंट्रीज जिन्होंने लॉकडाउन कम टाइम के लिए लगाया। इसी के साथ साथ अगर हम स्पेनिश फ्लू से सीखने की कोशिश करें तो यहाँ पे दो बेसिक काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स हमको दिखते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्वारंटाइन पीपल, जो हमने करा। किस तरीके से? जो भी हमको पता चला कि ये इन्फेक्टेड है उसको हमने क्वारंटाइन करा। और दूसरा है बिहेवियरल मेजर। कौन से बिहेवियरल मेजर? जैसे सैनिटरी प्रैक्टिसेस की, हाथ धोना है आपको, मास्क लगाना है आपको, ये इस तरीके की जो हाइजीन प्रैक्टिस होती है इसको हमने लोगों में इनकलकेट करने की कोशिश करी, जो हमने स्पेनिश फ्लू से सीखी थी। फिर यहाँ पे हमको एक ब्लैक स्वैन इवेंट देखने को मिलता है। ये ब्लैक स्वैन इवेंट क्या है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बेसिकली ये एक मेटाफर है। ये मेटाफर कैसा है? इस मेटाफर को यूज किया जाता है कि जैसे मान लो कि आपने जो स्वैन है, ये स्वैन जो है वो जनरली व्हाइट कलर में पाई जाती हैं। तो मान लो कि आपने जैसे 1000 व्हाइट स्वैन देख ली, तो आपका दिमाग क्या मान लेगा कि सिर्फ व्हाइट स्वैन ही होती है, मतलब ब्लैक स्वैन कभी आपने देख भी लिया तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये ब्लैक स्वैन इवेंट इसलिए यूज किया जाता है ऐसी, क्योंकि ये वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है। इस कारण से इस ब्लैक स्वैन के मेटाफर को यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमें लगता है कि इतनी मौतें तो हो ही नहीं सकती थी हमारे भारत में। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके के मेटाफर को यूज करने के लिए अब आपको यह बताना की कोशिश की गई है कि जान है तो जहान है, और ये चीज हो सकती थी, और हमने अपनी इस जो स्प्रेड की चेन है इसको ब्रेक करने के लिए टाइमली लॉकडाउन और इंटेंस लॉकडाउन लगाया था, ताकि हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो ना हो पाए। तो ब्लैक स्वैन इवेंट ऐसा मेटाफर होता है जिसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर रहे हो, उम्मीद करता हूं। और ये जो लॉकडाउन का पीरियड था ये बेसिकली 5T स्ट्रेटेजी पे बेस्ड था, जिसमें हम टेस्टिंग कर रहे थे, जो लोग टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे थे उनको ट्रैक कर रहे थे, वो जिससे मिले थे उनको ट्रेस कर रहे थे, फिर जितने भी लोग इन्फेक्टेड पाए जा रहे थे उनको ट्रीट कर रहे थे, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उन सब पे विजिल रख रहे थे, और लगातार हम अपने टेस्ट को रैंप अप कर रहे थे, जिसका एग्जांपल आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हो, लगातार किस तरीके से हमारी टेस्टिंग को बढ़ा रहे थे। फिर अगर आपको हमारे
जो ये पॉलिसी है इसकी एफिकेसी पे अगर बात करना हो तो इसकी एफिकेसी यहाँ से पता की जा सकती है अगर हम कंपैरिजन करें हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूएस से अगर हम लोग बात करें, इंडिया में आज आपको पता होगा कि हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे आ गए हैं हमारे डेली न्यू केसेस पे, विच इज ड्रॉप बिलो 20,000 और लोवेस्ट केसेस फर्टिलिटी रेट पे हम लोग आ चुके हैं जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है ना, सॉरी, डिस्पाइट हैविंग सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोटल केसेस, हमारे यहाँ पे जो केस फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है। मगर अगर हम यूएस की बात करें तो इट इज स्टिल सीइंग अराउंड 2 लाख डेली न्यू केसेस। क्लियर हो रही बात? तो यहां पे ये चीज हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम हमारे कर्व को फ्लैटन कर पाए। और दोस्तों यही चीज हम क्रॉस कंट्री एनालिसिस में भी देख पाएंगे। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे बेसिकली एक पैनल रिग्रेशन मॉडल है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे रिस्पेक्ट से, मगर हाँ यहाँ पे काउंटर फैक्चुअल जो एस्टिमेशन लगाया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, किस तरीके का डेमोग्राफिक है आपकी कंट्री में, उस बेसिस पे ये डाटा आपको दिया गया है, जहां पे ये बताया गया है हमको इस मॉडल के थ्रू कि इंडिया में ड्यू टू टाइमली लॉकडाउन या जितने भी मेजर्स हमने इंप्लीमेंट करे, हमारे पास जितना एस्टिमेशन किया गया था हम पे उससे 37.1 लाख केसेस हमारे पास कम है जो इस मॉडल के थ्रू एस्टिमेट हमारे लिए लगाया गया था। वहीं अगर हम यूएस की बात करें, क्योंकि हम क्रॉस कंट्री एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनके एस्टिमेशन से जो इनके लिए एस्टिमेट किया गया था उससे 62.5 लाख केसेस इनके ज़्यादा है। देखो ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो ग्राफ से, 37.1 हमारे कम है और इनके देखो यूएस वालों के ये 62.5 ज़्यादा है। क्लियर कर पा रहे हो बात? तो चलिए अब मैंने आपको दोस्तों जितनी भी मेजर चीज़ें थी ना वो सारी समझा दी है या हमने डील कर ली है। क्लियर हो रही है बात? तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं कुछ ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करके हम लोग देखने की जल्दी कोशिश करते हैं कि कैसे इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि एल्डरली पॉपुलेशन हमारी एब्सोल्यूट नंबर्स में ज्यादा है, भले ही हमारा प्रपोर्शन कम हो ओवरऑल पॉपुलेशन में, तो ये चीज वो शोकेस कर रहे हैं कि यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है इन इंडिया अदर देन अदर कंट्रीज, जिसको उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। फिर वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे एस्टिमेटेड लाइव जो कि हमने बचा ली हमारे भारत में केस फर्टिलिटी रेट को देखते हुए विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जहाँ पे सिमिलर डेमोग्राफिक है हमारे जैसा, मतलब कि उसमें कितने टाइम ज़्यादा डेथ हुई कंट्रीज में, जैसे मैक्सिको, इंडोनेशिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका 6.1 टाइम्स, 2.1, 1.8, 1.9, इस तरीके से आप देख पाओगे इतनी ज़्यादा गुना भारत से डेथ हुई। अगर हम टोटल नंबर ऑफ डेथ्स को कंपेयर करें वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज के साथ में इंडिया को, तो यहां पे इसका आप टाइम्स देख पाओगे इंडिया से 2.4 टाइम्स इटली, 2 टाइम्स यूके, इस तरीके से। इसके अगले ग्राफ पे हम लोग मूव ऑन करते हैं जहां पे अगेन अक्रॉस कंट्रीज आपको कुछ कंपैरिजन करके बताया हुआ है, मैनेजमेंट किस तरीके से अक्रॉस कंट्रीज किया गया, एक्सपेक्टेड डेथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये इस तरीके के कुछ डाटाज हैं जिसको मैं स्किप कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम इंडिया में स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाने से कोविड केसेस को और डेथ को अक्रॉस कंट्रीज हमने देखा और इंडिया में हमने इस चीज को कंट्रोल किया। तो बेसिकली हम इसको क्यों स्किप कर रहे हैं, बिकॉज वी ओनली नीड टू नो द मेजर्स विच वर अंडरटेकन बाय आवर कंट्री। सेकेंडली, हाउ अर्ली लॉकडाउन इज बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। thirdly, we should know the economic decisions which our government has undertaken, जिसको अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमको पढ़ना पड़ेगा अबाउट द BCG वैक्सीनेशन। अब ये BCG वैक्सीनेशन जो हमने यूज की थी, इस कारण से ऐसा माना जा रहा है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हमने बचा भी ली। तो ये BCG वैक्सीन क्या है, इसको कैसे हमने कोविड-19 के लिए यूज कर लिया और कैसे इस पे डॉक्टर्स लगातार हमारे ऊपर कॉशियस थे, चिंता में थे कि ये जो वैक्सीन हम कंज्यूम कर रहे हैं इट कैन बी हार्मफुल, और सजेस्ट किया गया था कि इसको बिना डॉक्टर की परमिशन के यूज न किया जाए। तो BCG वैक्सीन जो है दोस्तों, ये बेसिकली प्राइमरीली यूज की जाती है अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो जहां पे भी TB, लेप्रेसी कॉमन है, 1 डोज रिकमेंड किया जाता है फॉर हेल्दी बेबीज एज क्लोज टू द टाइम ऑफ बर्थ एज पॉसिबल। अब सवाल ये उठता है कि TB वैक्सीन कैसे कोविड-19 के लिए यूज की जा सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोबेबल है कि आपको UPSC प्रीलिम्स में हिट कर सकता है। तो इसका जवाब है BCG वैक्सीन में एक लाइव मगर वीकन स्ट्रेन होता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब इस वीकन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में डाला जाता है, मतलब ये वैक्सीन ही एक
हार्मफुल बैक्टीरिया, आप ऐसा समझ सकते हो, मगर जिसका स्ट्रेन बहुत कमजोर हो। तो क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है इस टीबी के बैक्टीरिया को मारने के लिए। देखो, जब भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे हावी हो जाएगा तब आप बीमार पड़ोगे, मगर आपकी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करती है उससे लड़ने के लिए। जब वो हार जाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हो। तो यहां पे उतना वीकन स्ट्रेन डाला जाता है इस वैक्सीन के थ्रू कि बॉडी क्या है, एंटीबॉडीज डेवलप कर ले बस। ठीक है, इसको बोला जाता है अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, कि पहले ही बॉडी में अडाप्टिव रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया जाए। क्लियर हो रही है बात? तो हमारी जो बॉडी है ये हर किसी के लिए स्पेसिफिक डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन के अगेंस्ट होती है, इसको एनकाउंटर करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेती है। मगर कुछ डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का इसको लेके बहुत बड़ा कंसर्न भी था कि जो बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है इसको कोविड-19 के लिए यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या इसके कारण हमने फ्यूअर डेथ देखी हमारी कोविड-19 पैंडेमिक पे, ये आज भी एक सवाल है। फिर दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पे किस तरीके के मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए, तो सबसे पहले मैं आपको यूएस के बारे में बताना चाहूंगा कि उनकी गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए उस पर कैसा रिएक्शन पब्लिक का आया। तो जैसा हम बोल रहे थे कि लोगों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर दे देना चाहिए था गवर्नमेंट को, यूएस ने ऐसे ही किया। मगर उन्होंने ये पाया कि 15% रेसिपिएंट जो थे इस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के, जिनको ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिला, उन्होंने इस ट्रांसफर को किस तरीके से यूज किया आपको ये जानना पड़ेगा। तो 33% लोगों ने तो इस मनी को सेव कर लिया। देखो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर क्यों दिया जाता है, या हमारी गवर्नमेंट अगर देना चाहती तो उसका मकसद क्या होता? उसका मकसद ये होता कि अगर लोगों के हाथों में कैश आएगा तो हमारे यहाँ डिमांड जनरेट होगी, क्योंकि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे यहाँ निचले स्तर पे डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। तो ये मकसद था, मगर ये तो फुलफिल हुआ नहीं यूएस में, हमने देखा। और 52% जो लोग थे उन्होंने अपनी कर्ज उतारने के लिए इस पैसे को यूज कर लिया, मतलब कि डिमांड तो वहां भी जनरेट नहीं हुई। क्लियर हो रही बात? एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर स्पेंडिंग दिस मनी ऑन इसेंशियल आइटम, जैसे खाना, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो यहां पे इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने बहुत एविडेंसेस एविडेंसेस के थ्रू ये रिकॉग्नाइज किया कि जिस तरीके से हमारी लाइवलीहुड और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंपैक्ट हुआ है, जो हमारा फिस्कल रिस्पॉन्स होना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू रिस्पॉन्स होना चाहिए इस पेंडेमिक को लेके, उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में हमको अप्रोच करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट लगातार कुछ ना कुछ मेजर्स लेके आती रही हमारे वल्नरेबल सेक्शन के लिए। सबसे पहला अगर मैं बताऊं, अगर बिजनेस को लेके, तो वो था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके। इस पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं। मैं आपको ये पूरी चीज बताऊंगा कि कैसे एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज करके यहाँ पे इनको सपोर्ट दिया गया। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ा के यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दिए गए विडोज को, पेंशनर्स को, वुमेन को। एमजी नरेगा में एक्स्ट्रा एडिशनल फंड डाला गया। इसका रीजन क्या हो सकता है, अगर आप सोचो एक सेकंड के लिए, तो इसका रीजन सबसे निचले स्तर पे डिमांड बढ़ाना था। देखो, एमजी नरेगा में अगर लोगों की जॉब्स बढ़ा दी जाएंगी तो क्या होगा, लोगों के पास जॉब्स आएंगी, जॉब्स आएंगी तो क्या होगा, उनके पास वेजेस आएंगी, वेजेस आएंगी तो क्या होगा, वो या उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से क्या होगा, वो ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन करने से क्या होगा, डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो क्या होगा, ऊपर वाले लोग प्रोडक्शन शुरू करेंगे, प्रोडक्शन शुरू होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी जो एक साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेट मॉरेटोरियम निकाला, मतलब कि छूट दे देना कि ठीक है 3 महीने तक आप इंटरेस्ट पे मत करिए, उसके बाद आपको ये शुरू करना है। बिजनेसेस को लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट से बाहर रख दिया गया। तो यहाँ पे ये सारे मेजर्स हमने देखे कि हमारी गवर्नमेंट टाइमली मैनर में, भले ही वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज हो, 2 आत्मनिर्भर 3 पैकेज हो, इन सब के थ्रू हमको ये सब देखने को मिला। इसी के साथ साथ 24% कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफओ, पीएम किसान जिसमें फार्मर्स को पैसे दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन सब के थ्रू हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने लगातार लोगों की भलाई के लिए यहाँ पे मेजर्स लेना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको देखना होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो, आर गवर्नमेंट हैज रेज्ड फ्रॉम सितंबर 2020 द कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट किस तरीके से बढ़ा हमारा, कि देखो इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाना ही है,
तो क्यों ना हम कैपिटल फॉर्म कर लें। कैपिटल का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर से यहाँ पे हम असेट डेवलप करने लग गए, जो फ्यूचर में हमको अगेन बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड देखें ग्रोथ ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर का सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें बिल्कुल देखा जा सकता है कि किस तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमको। देखो आप 129% से 249%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो -39% से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है नियरली 50% के बराबर। और ये जो मैं आपको अभी कंजम्पशन पैटर्न की बात बता रहा था, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स के थ्रू देखा भी जा सकता है। देखो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाया भी है कि अगर मैं 1 मार्च की बात करूं, ठीक है, तो 1 मार्च से जो कि ये टाइम है और 1 अप्रैल तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एवरेज बैलेंस जो है ना दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स में, वो बड़ा है। ये आपको बढ़ता हुआ दिखा रहा है। ये देखो अगर आप ये एरो देख पा रहे हो तो इसका मतलब लोगों में एक डर था अनसर्टेनिटी को लेके फ्यूचर की, जिस कारण से लोगों ने अपने अकाउंट्स में बैलेंस बढ़ाया, सेविंग करना ज्यादा प्रेफर करा। मगर जैसे ही आप 1 अप्रैल के बाद का ग्राफ देखोगे, जहां पे मैंने आपको शोकेस किया है किस तरीके से कंजम्पशन बढ़ने लगा। ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहां पे अकाउंट्स में से पैसा बाहर जा रहा है, ये आप ग्राफ के थ्रू देख पा रहे हो। मतलब कि लोगों का इकोनॉमी पे एक वापस से ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज हमको देखने को मिल रही है। फिर कुछ बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे। अब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है आपको ये भी समझना चाहिए, प्लस सिर्फ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही क्यों समझे, हमको स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म भी समझना चाहिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हमको ये भी समझना चाहिए। दोस्तों स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कुछ इस तरीके के रिफॉर्म होते हैं जो आपके पूरे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बदल दें। इसका मतलब इनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं जनरली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया हो हमारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम को लेके, राइट, हमारे देश में से पॉवर्टी खत्म कैसे करनी है, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट को लेके कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ जॉब्स कैसे अगले 2 साल बाद जनरेट हम कर पाएंगे। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। क्लियर। वहीं स्टेबलाइजेशन मेजर्स में अगर हम देखेंगे तो जैसे किसी चीज को एकदम तुरंत जो हमें सॉर्ट आउट करना होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इन्फ्लेशन देख सकते हो, ठीक है। ये कैसा है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को चेंज करके आप डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन पे अफेक्ट डाल सकते हो। तो ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स होते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पे आपको ये चीजें समझनी थी। अब यहां पे क्योंकि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम वही देखेंगे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट ने ली हैं। तो यहां पे अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये तो अगर मैं नहीं भी बताता तो आप सब जानते हो कि किस तरीके के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट लेके आई है। सबसे पहला ट्रेड और कॉमर्स और फार्मर्स प्रोड्यूस एक्ट, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, राइट। फिर इसके बाद फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, उसके बाद इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। हम सब जानते हैं कि ये कौन से बिल हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल हो गया, जैसे एपीएमसी मंडियों का बिल हो गया, और एक इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, जिसके थ्रू जो स्टोरेज फैसिलिटीज की परमिशन हमारे अभी तक लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, उसको पूरी तरीके से छूट देने की बात चल रही है। तो ये एग्रीकल्चर में हम लेके आए। जैसा मैंने बताया था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में इसकी नई एमएसएमई डेफिनेशन हम लेके आए, विच इज कवरिंग ऑलमोस्ट 99% ऑफ ऑल फर्म्स, इनेबलिंग एमएसएमईज टू ग्रो इन साइज एंड क्रिएट जॉब्स, ताकि हम जॉब्स क्रिएट करवा पाएं। इसको हम आगे और पढ़ेंगे अच्छे से लेक्चर में। हम लेबर के बारे में जानते हैं किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट 4 नए लेबर कोड्स लेके आती है। क्लियर। इसमें आपके यहाँ पे 4 लेबर कोड्स के नाम दिए हुए हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम किस पॉलिसी के थ्रू ये काम कर रहे हैं, 1 लेबर रिटर्न, 1 लाइसेंस एंड 1 रजिस्ट्रेशन। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे बिजनेसेस जो प्रॉब्लम फेस करते हैं लेबर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में, वो कम हो, ताकि जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो। उसी तरीके से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, पावर सेक्टर को लेके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, कि जैसा आपने सुना भी होगा मोदी जी से, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ऐसा क्यों बोलते हैं मोदी जी? क्योंकि उन गवर्नमेंट का मानना है कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पीएसयूज रहेगी, बाकी सारे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। इसी कारण से फिर मिनरल सेक्टर में
इंडस्ट्री, स्पेस, डिफेंस, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन सब में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना हम लोग रिफॉर्म्स लगातार करते जा रहे हैं। इसी के साथ हमारी गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आती है ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएं, राइट। हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको ग्लोबली कंपिटिटिव बना पाएं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़े, वेल्थ क्रिएट हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन जब हम नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कर देंगे तो यहाँ पे इनकी इफिशिएंसी बढ़ पाए। इस तरीके से हमने देखा कि सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट रिफॉर्म के तौर पे लेके आती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पे कुछ कमिटीज, उनके रिपोर्ट्स और उनके चेयरपर्सन का नाम दिया हुआ है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। जैसे मॉडल एपीएमसी एक्ट जो है ये कब आया था? ये आया था 2003 में, ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी के बारे में आपको थोड़ी सी और नॉलेज लेना पड़ेगी, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोबेबल है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिफॉर्म पढ़ रहे हैं, इस कारण से मैं इस चीज को यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ूंगा। एंड सो इन दी एंड, लुकिंग फॉरवर्ड, वी विल लुक चैप्टर एट अ ग्लांस एंड एंड दिस चैप्टर एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पेंडेमिक है, वाई इट इज कॉल्ड एज वंस इन अ सेंचुरी ग्लोबल क्राइसिस इन 2020, क्योंकि हमने देखा कि ये जितने भी हमने क्राइसिस देखे, विच हैपन समटाइम्स ड्यू टू वॉर, विच हैपन्स ड्यू टू समटाइम्स ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेस, बट दिस टाइम इट इज ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स। यहाँ पे एक अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिली जैसे ही ये पेंडेमिक हिट हुआ, जहां पे दो चीजें हमें चूज करना थी, या तो लाइव्स या फिर लाइवलीहुड्स, और हमने फॉर अ शॉर्ट टर्म पेन एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन चूज लाइव्स ओवर लाइवलीहुड। इसके बाद हमने यहाँ पे एक ह्यूमन प्रिंसिपल देखा हमारी गवर्नमेंट का, जीडीपी ग्रोथ को बे पे रख के, जहां पे इंटेंस लॉकडाउन को लगाया गया और बहुत सी ह्यूमंस लाइफ को सेव किया। इसका पूरा डाटा हमने देखा कि कितनी ह्यूमंस लाइफ हमने सेव करी बाय टाइमली इंपोजिंग द लॉकडाउन। हमने यहाँ पे देखा कि हमने स्पेनिश फ्लू से बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि इसीलिए हिस्ट्री पढ़ी जाती है ताकि गलतियां दोहराई ना जाए, जिसमें ये हाईलाइट किया गया था कि इंटेंस लॉकडाउन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक विन विन स्ट्रेटेजी देता है। ये विन विन स्ट्रेटेजी दो टर्म्स में देता है, एक तो ये कि आपकी जिंदगियां बच जाएंगी, और दूसरी ये कि आपकी जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी वो बहुत जल्दी होगी। तो वो सारे देश जिन्होंने बाद में लॉकडाउन लगाया, उनके यहाँ इकोनॉमिक रिकवरी उतनी ही स्लो हो रही है, अपार्ट फ्रॉम चाइना। तो यहां पे हमने अपनी वल्नरेबिलिटीज को देख के, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारे यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, विच इज डायरेक्टली हैम्परिंग द डिसीजन मेकिंग ड्यू टू ऑन दिस पेंडेमिक। फिर हमने यहाँ पे कोशिश करी थी अपने कर्व को फ्लैटन करने की, जो हम कर पाए। हमने हमारे कर्व को, जो पीक आता है, उसको सितंबर तक शिफ्ट कर दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर हमने ये भी देखा कि हाउ आर इकोनॉमी गॉट इंपैक्टेड थ्रू दिस, एज वी सॉ -23.9% कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी इन Q1, देन वी सॉ -7.5% डिक्लाइन इन Q2, बट बाय द गॉड ग्रेस वी आर रिकवरिंग बाय 0.4% इन Q3, दैट्स अ गुड न्यूज। फिर हमने यहां भी ये भी देखा कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द स्लो डाउन, रिसेशन एंड डिप्रेशन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी इस लेक्चर को लेके। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द एंड। कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस। एंड ऑल्सो इफ यू वांट to download these PDF, you can visit to our Telegram channel. Thank you.